आज हम देखेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर BA प्रथम वर्ष का खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 प्रश्न है। पहला राजतरंगी का लेखक कल्हड़। मुद्रों का टीला मोहनजोदड़ो। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय अत्यंत प्रचलित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय अत्यंत प्रचलित था। उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। देखेंगे खंडवा लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय शैल चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो शैल चित्र पर हमने संक्षिप्त में ही टिप्पणी लिखी है, छोटी। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आराम से लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो सिंधु सभ्यता की खोज पर हमने छोटी सी टिप्पणी लिख दी है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये सब आपको बताया थोड़ा बहुत, उसके बारे में और लिख दो, टिप्पणी हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके हम 2-3 कार्ड लिख देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 3 कार्ड लिख देंगे, बहुत नंबर में। ये रहे सिकंदर के आक्रमण के 3 कार्ड। पहला, सिकंदर सुदूर दक्षिण से समुद्र तट चाहता था और जीता लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। और 5वां क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका वर्णन कीजिए। गुप्त वंश के संस्थापक हम सबको भी पता है कि समुद्रगुप्त थे, और दूसरे गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त थे। तो उसके बारे में आप लिख लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब चलते हैं अपने 6वें प्रश्न, महमूद गजनवी के किन्हीं 4 आक्रमण का वर्णन। तो महमूद गजनवी के 4 आक्रमण। पहला, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और धार्मिक उद्देश्य, इन दोनों का एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तीसरा है खलीफा का आदेश। देखो, मुस्लिमों के गुरु धार्मिक खलीफा होते थे, जो उनके आदेश के अनुसार ने आक्रमण किया था भारत पर। और चौथा है गौरव प्राप्त करने की कामना। तो ये हमारे 4 कार्ड हो चुके हैं। और दोस्तों, यदि आपने और विषयों के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल को खोलें और जाकर के वीडियो देखें, तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं क्या कुछ कमी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न खंड 7 द्वितीय प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों का वर्णन। तो ये रहे प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधन। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश डालने वाले या साहित्यिक सूत्र एक ही बात कहलाते हैं, कभी कन्फ्यूज मत हो। तो ये रही, तो हमारा पहला है वेद। पहला साधन है वेद। वेदों से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, पुराने बारे में आर्यों के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो इनमें प्राचीन काल के सामाजिक जीवन एवं संस्कृतियों का उल्लेख किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, अभिलेख। तो अभिलेख भी एक बहुत अच्छा साधन है, जिसके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तीसरा, स्मारक। स्मारक तो स्मारक का मतलब ये स्मारक कहलाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, स्तूप या भवन अनेक प्रकार के बनाए जाते हैं। इनसे हमें प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। चौथा लिख लीजिए मुद्राएं। मुद्राओं से भी हमें प्राचीन काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि जो प्राचीन काल की मुद्राएं हैं उन पर राजाओं के नाम, शासन, सन एवं राज्य चिन्ह अंकित होते हैं, जिससे हम प्राचीन काल की जानकारी का पता लगा सकते हैं। और फिर है खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। तो इस छोटी सी 2-3 लाइनें हैं, इनको आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़े हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालिए। सिंधु नदी के किनारे सन 1981 में राव बहादुर शाही ने इसकी खोज की थी। तो इसके धार्मिक पहलू में देखेंगे हम सामाजिक। तो ये रहा इसका सामाजिक पहलू। हमें सिंधु वासियों के सामाजिक जीवन के बारे में बताना है, तो हम अपने मन से उसके जीवन के बारे में बनाकर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा भी है अच्छी तरह से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। ये रहा सिंधु वासियों का धार्मिक आर्थिक जीवन, आर्थिक पहलू या आर्थिक जीवन। तो इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, मैंने फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, यदि और विषयों की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की लिंक खोलिए और जाइए, वहाँ से और वीडियो देखिए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये रहा हमारा धार्मिक पहलू। तो धार्मिक पहलू के बारे में हम सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में लिखेंगे। तो उनके धर्म के बारे में हमने विस्तार से संक्षिप्त में लिख दिया है। आराम से लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? उसने धम्म के प्रचार के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया? तो जो पहले हम अशोक के धम्म के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो अशोक के धम्म निम्न बातों पर जोर दिया है। तो पहला है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। और जी हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। यह भी अशोक के धर्म में सिखाया गया था। सभी धर्मों का आदर करना भी बताया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक का धर्म सबसे बढ़िया और बहुत सुंदर धर्म था। अब धम्म के प्रचार के साधन। तो धम्म के प्रचार के साधनों को हमने डिटेल में लिख दिया है इसके अंतर्गत। जैसे उन्होंने ब्राह्मी लिपि का साधन लिया, संदेशों का लिया, अभिलेखों का लिया, स्तूपों का लिया। इस प्रकार से ये उनके साधन हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये समुद्रगुप्त ने पहली विजय आर्यवर्त का प्रथम अभियान लड़ा था। इसके बारे में हमने 4-5 लाइनें लिखी हैं अंदर। तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। दूसरी उन्होंने दक्षिणपात का अभियान लड़ा था, जिसमें उसने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उन 12 राज्यों के नाम हमने इसी लाइनों में रख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तीसरा है तो उसने पूर्वी सीमांत राज्यों पर आधिपत्य की थी और उसने इसमें भी विजय पाई थी। तो वैसे देखा जाए तो समुद्रगुप्त अपनी युद्धों में हमेशा जीता ही है। अपने जीवन में हार का उसने सामना बहुत ही कम किया है। किया होगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसका कारण हमने इसमें लिख दिया है। डिटेल लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा प्रश्न 11 में अंतिम प्रश्न। संगम काल के 3 राज्यों के संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो हम उसके 3 राज्यों का वर्णन करेंगे। दोस्तों एक बार हम फिर आपसे कह देना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने अगर अन्य विषयों के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अपना शिक्षा चैनल। तो उसने 3 राज्य कौन कौन से थे? पहला चेर। तो चेर के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरा उसने चोल पर संघर्ष किया था। तो इस चोल के बारे में हम डिटेल से लिख दिया है। तो आपको आराम से लिख लेना है। कारिकल चोल राजाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। बस इतना लिख लेना है चोल के बारे में। अब बढ़ते हैं हम तीसरे राज्य पांड्य के बारे में। तो पांड्य इसका तीसरा राज्य था जिस पर इसने संघर्ष किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अब हम लास्ट में लिखेंगे संगम युग का अंत। संगम युग का अंत थोड़ा सा लिख देंगे 2-3 लाइनों में। संगम युग का अंत 600 शताब्दी ईसा पूर्व के कालभ्रम के तासिल देश पर कब्जा कर लिया था। 3वीं शताब्दी में संगम काल का अंत धीरे धीरे होता गया। और इस प्रकार हमारा इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र पड़ता